मैं आपसे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत एक अच्छी अप्रोच समझ आ जाएगी और पेपर जब हम डिस्कस करेंगे तो आप कहेंगे यार मैं इंशाल्लाह अगली अटैम्प्ट में ये पास कर लूँगा। सही है। अच्छा देखें, CFEP 2 में ना एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो मैंने कल एडवांस ऑर्डर के बच्चों से भी करी। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे बच्चों कि आप चूँकि फ़ाइनल के बच्चे हैं, आपके साथ फॉर्म वगैरह भी चल रही होती है, आपके पास दूसरी सारी चीज़ें भी चल रही होती है। सबसे पहला काम जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ये कर रहा हूँ कि यार एक डिसिप्लिन अप्रोच के तहत है ना थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। सही है। मैंने भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाया उनके साथ जिसका CFEP 2 में गोल्ड मेडल आया और ओवरऑल जिस लड़के का पूरे CA में गोल्ड मेडल आया, CFEP में, CA प्रोग्राम में और MSA में। उनसे भी जब मेरी डिस्कशन हुई ना, एक चीज़ कांस्टेंट थी यार, वो 18-18 घंटे नहीं पढ़ते थे यार। वो कहते थे सर हम एक डेली बेसिस में पढ़ रहे होते थे, एक रूटीन के साथ पढ़ रहे होते थे, अपने आप को भी टाइम देते थे, फैमिली को भी टाइम देते थे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ना, चूँकि स्पेशली लॉ के सब्जेक्ट के लिए जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो ये कि यार ये बहुत एक लेंदी और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इसके अंदर लिंकिंग बहुत खतरनाक है, इसके अंदर इलस्ट्रेशन इंटरप्रिटेशन के बड़े मसले हैं। सही है। और बहुत ही एक फैला हुआ और स्कैटर्ड सब्जेक्ट है। अगर इस सब्जेक्ट को आपने थोड़ा बहुत डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत इसको अगर आपने एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ नहीं पढ़ा, तो ये सब्जेक्ट अगले अटैम्प्ट में भी आपके लिए फेल हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि एक चीज़ का वादा कर लें, बाकी सब मुझ पे छोड़ दें। एक चीज़ का वादा कर लें, क्या एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट अप्रोच के तहत पढ़ सकते हो? ये कर सकते हो काम, ये काम हम कर सकते हैं। सही है। अच्छा, इसमें होगा ये कि देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास 70 से 80 घंटे के हमारे पास लेक्चर्स हैं या 90 घंटे के लेक्चर्स हैं। सही है। मजीद पास पेपर्स वगैरह आते हैं, मजीद स्मार्ट क्लासेस आती हैं। ये करने के बाद आपके पास एक सफिशिएंट टाइम बचता है सेल्फ स्टडी का। अगर सेल्फ स्टडी में आपने अच्छे से फोकस नहीं करा, अपने आप से बातें और सारी चीज़ें मैं आज लेक्चर में डिस्कस भी करूंगा आपके साथ। सही है। जो हम सवाल डिस्कस करेंगे लास्ट टाइम तो उसमें डिस्कस भी करेंगे। तो अगर आपने उस अप्रोच के तहत थोड़ा सा नहीं करा, सेल्फ स्टडी नहीं करा, बेयर को अच्छे से नहीं पढ़ा, खुद अपने आप से लॉ में सवाल नहीं करे, तो ये पेपर को पास करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, बहुत मेहनत करी है कि मैं अपने लेक्चर में, अपने किताब में सारी की सारी चीज़ों को कवर करूँ, लेकिन जब बच्चा उसको कॉन्सेंट्रेशन या डिसिप्लिन के साथ नहीं ले रहा होता तो वो फिर मैसअप करता है। दूसरी चीज़, इस सब्जेक्ट के बारे में सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सब्जेक्ट एक कॉम्प्लेक्स है। ये सब्जेक्ट जो है वो एक लेंदी सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो हमारे पास है इसके अंदर लिंकिंग भी है। ये जो सब्जेक्ट हमारे पास है इसके अंदर कंप्लाइंस के भी बहुत मैटर है। ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है इसमें कहीं कहीं लॉजिक भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये जो सब्जेक्ट है इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी बच्चों को इशू हो जाता है। ये जो सब्जेक्ट है बच्चा सवाल पढ़ के पैनिक कर जाता है। और कोई रीज़न आपको समझ आ रही है? ये जो सब्जेक्ट है उसमें ड्राफ्टिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ड्राफ्टिंग और प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कोर्स कवरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। लॉ पिक नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जी लॉ ही बच्चों से पिक नहीं होता। सवाल को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्वेश्चन को पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 घंटे में आपके साथ जो एक काम करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि मैं ये सारे पॉइंट्स पिछले अटैम्प्ट के पेपर को डिस्कस करके साइमल्टेनियसली सारे पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस कर लूँ। कैसा रहेगा? अगर मैं आपसे पिछले अटैम्प्ट का पेपर डिस्कस करूं और मैं पिछले अटैम्प्ट का पेपर डिस्कस करके जब हम सवालात को डिस्कस करेंगे, आंसर को डिस्कस करेंगे, ये सारे पॉइंट्स भी समझ आ जाएंगे, ये सब कुछ भी समझ आ जाएगा और एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी क्लियर आ जाएगी। और अगर एक अहद करते हो ना यार कि इन सारे पॉइंट्स के बाद उस माइंडसेट से फिर लेक्चर को देखना स्टार्ट करोगे, उस माइंडसेट से अगर सेल्फ स्टडीज करोगे, आप यकीन करें कि आप इंशाल्लाह बिल्कुल पास करेंगे। देखें, हम आते हैं सबसे पहले पिछले अटैम्प्ट में हमारे पास पहला सवाल आया 15 नंबर का। सही है। मैं आपके साथ सुकून से सवाल भी पढ़ूंगा, मैं आपके साथ आंसर ड्राफ्ट भी करूंगा, मैं आपको आंसर समझाऊंगा भी, आंसर क्यों ऐसा आ रहा है वो भी लिखूंगा। ऐसी क्या चीज़ थी कि पढ़ी हुई थी पिक नहीं हो रही थी, सारी की सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर के साथ साथ आपको टेक्निक भी बताऊंगा। जब टेक्निक आपको क्लियर हो जाएगी तो उस माइंडसेट से अगर आप लेक्चर लेंगे तो मेरा बच्चा बिल्कुल पास करेंगे। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, STL, एन अनलिस्टेड कंपनी, suffered significant losses due to severe earthquake that damaged its manufacturing facility. This resulted in a decline in the value of factory asset, disrupted production and delayed deliveries, ultimately leading to the cancellation of the several major orders. To mitigate the disruption, STL planned to increase production at unaffected smaller units and use the damaged facility for toll manufacturing unit. Long-term arrangement could be made. An extract of the financial position as follows. आपके पास TFCs दिए हुए हैं, आपके पास लॉन्ग टर्म दिया हुआ है, आपके पास सप्लायर दिया हुआ है, आपके पास एक्रूड लायबिलिटीज दिए हुए, टोटल लायबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, टोटल एसेट्स आपको बता दिए हैं और फिर आपको बता दिया है कि जी जो फैक्ट्री है उसकी वैल्यू 365 मिलियन है। उसके बाद आपसे कहता है एज द इम्पैक्ट ऑफ द डिसेप्शन बिकम्स एविडेंट, टू मेजर स्टेक होल्डर्स दैट इज रेक्टेंगल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अ TFC होल्डर वर्थ 58 million exposure, and Hexagram Games Private Limited, a supplier with rupees 25 million claim, demanded the immediate settlement of their outstanding dues.
When their demands were not met, they ultimately threatened to initiate the winding up proceeding. They also claimed support from 3 out of total 90 FC holders with a combined claim of 21 million and 6 out of total unsecured suppliers whose claim totaled 13 million. In response, an urgent board meeting was held in which CEO presented a financial review and informed the board that the company lacked sufficient funds to meet the demands. He further explained that while additional loans has been explored and the terms offered were too stringent to proceed, during the meeting the following suggestions were made by the director: pursue a rehabilitation plan to continue operations, sell the assets to fully settle the liabilities to avoid dispute. In response, the CEO clarified that excluding the factory building secured against the long-term loan, the estimated realizable value of the still remaining asset would only be sufficient to cover approximately 30% of its remaining liabilities. Initiate a dialogue with the creditor who are demanding immediate settlement in order to negotiate a revised payment timeline. The chairman directed a thorough evaluation of the above suggestion to facilitate an informed decision and avoid court involvement and potential litigation. Under the applicable corporate laws, advise the board on the following: the most appropriate course of action with justification in the light of the chairman's direction. सही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन कॉर्पोरेट लॉ के हिसाब से नहीं बताना है, आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन जो चेयरमैन साहब ने आपको डायरेक्शन दी है आपने उसके हिसाब से बताना है. द एसेंशियल कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द रिकमेंडेड एक्शन अंडर पार्ट ए अबव इंक्लूडिंग अ ब्रीफ प्रोसीजरल स्टेप्स एंड नेसेसरी अप्रूवल. 15 नंबर का सवाल आया है. सवाल अगर आप देखें तो सवाल में एक चीज़ ये है कि कंपनी के हालात मुश्किल है. सही है, अगर कंपनी के हालात मुश्किल है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप इस्तेमाल क्या करें. और सवाल में एक वर्ड आपको दे दिया है, परस्यू रिहेबिलिटेशन प्लान, एसेट सेल करने की बात कर रहा है, क्रेडिटर्स के साथ डायलॉग को इनिशिएट करने की बात कर रहा है. एक बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है बिल्कुल. और समझने की कोशिश करें, कंपनी के हालात ख़राब हैं मेरे बच्चों. सही, कंपनी के हालात ख़राब हैं, क्रेडिटर दरवाजे पे आ चुके हैं और कह रहे हैं पैसा दो, नहीं तो हम वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे. तो वाइंडिंग अप होने वाली है. ऐसे कौन से कानून होते हैं जो कि वाइंडिंग अप से बचाने के लिए, वाइंडिंग अप के लॉ, वाइंडिंग अप भी एक लॉ है ना, अगर एक बंदा जाएगा तो मना तो नहीं कर सकता कोर्ट, तो वाइंडिंग अप भी खुद एक कानून है. तो ऐसी क्या अरेंजमेंट है यार कि कंपनी बंद ना हो, जॉब वॉब का मसला ना हो. आपको क्या लगता है इन सेक्शन से कौन सी ग्रिड अप्लाई हो रही है? थोड़ा सा ओवरऑल पहले ग्रिड लेवल पे सोचो. क्या मनी लॉन्ड्रिंग है, क्या बैंकिंग ऑर्डिनेंस है, क्या इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है? ना बैंकिंग ऑर्डिनेंस है, ना इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है, ना कॉम्पिटिशन एक्ट है, ना एएमएल है, ना फेरा है, ना इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, ना कंपनी एक्ट में डायरेक्टर्स मीटिंग्स के हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं. तो सेंस थोड़ा बहुत ये लगता है कि यार अपेरेंटली ये जो सवाल आया है ना, ये सवाल हमारे पास एक ग्रिड 20 से आया है. ठीक है, कुछ नहीं करना. पहली चीज़ तो आपने ग्रिड पिक करी ना, पहली चीज़ आपने पिक करी कि यार ये जो सवाल मेरे पास आया ना, ये अपेरेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रिड 20 आया. जब ग्रिड 20 आया तो ग्रिड बी को समझने की कोशिश करें कि आपके पास जो ग्रिड बी है वो पूरी मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन की ग्रिड है. फॉरन से जो गलती करते हैं ना, सेक्शन 279, सेक्शन 280, इस पे ना मूव करा करें, इस पे मूव ना करा करें. सही है, अपेरेंटली ये लग रहा है कि यार मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रिड जो इस सवाल की लग रही है 15 नंबर की, वो मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन की ग्रिड लग रही है. सबसे पहला काम आपने ये करना होगा कि इस ग्रिड में आपने देखना होगा कि इस ग्रिड में कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन सी रेगुलेशंस हैं. सही है, थोड़ा सा माइंड मैप आपने वो करना पड़ेगा. अच्छा, पेपर में इसके लिए टाइम कम होता है तो इसीलिए उसको पढ़ने का अंदाज है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करूं, देखिए ये हमारे पास पूरी मेडिएशन आर्बिट्रेशन की ग्रिड है. कंपनीज एक्ट है सेक्शन 276 से 292, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट है, कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन एक्ट है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज रूल्स है, कॉर्पोरेट इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो 3 डायमेंशन से हो सकता है मेरे बच्चों. मेरी बात समझने की कोशिश करेगा. ये बात समझ आ रही है? कुछ भी नहीं कर रहा, ना मैं लॉ पढ़ रहा हूं ना लॉ पढ़ा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा. इतना पता है जो सामने ग्रिड आ रही है. पेपर से पहले हमारी ये ग्रिप होनी चाहिए कि यार ये जो कानून है मेडिएशन आर्बिट्रेशन का, मिसमैनेजमेंट का, रिस्ट्रक्चरिंग का, रिहेबिलिटेशन का, इसमें 3 डायमेंशन कवर्ड होते हैं. एक कंपनीज एक्ट कवर्ड होता है, एक रिस्ट्रक्चरिंग एक्ट और रूल्स कवर्ड होता है, और एक रिहेबिलिटेशन एक्ट और रूल्स कवर्ड होता है. अच्छा, फिर आपने कहा कि यार सही है, ये बात तो समझ में आती है. ये हमारे पास एक कंट्रोल शीट भी बनी हुई है कि जितने भी सेक्शन 276 से 292 है, हमारे पास सारे सेक्शंस भी आ रहे हैं. रिस्ट्रक्चरिंग एक्ट और रूल्स हैं और रिहेबिलिटेशन एक्ट और रेगुलेशन है, वो भी हमारे पास आ रही है. अगला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये है आपके लिए कि आपने ये चेक करना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ विद इन स्कोप है, कौन कौन सी चीज़ आउटसाइड दी स्कोप है. मेरे बच्चों को यहाँ तक बात समझ आ रही है? अगला, अगर ग्रिड पिक कर ली, पहला स्टेप ग्रिड पिक कर ली, तो दूसरा स्टेप किसके अंदर जो इतने सारे कानून आ रहे हैं इसमें से कौन सा कानून
रेलिवेंट है, कौन सा कानून रेलिवेंट नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट 2016 जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है जो कि कैरी आउट बिजनेस कर रहे हैं एक्विजिशन, मैनेजमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग, रेजोल्यूशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? क्या ये अपना नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसी और पब्लिक कंपनी को सेल करने जा रहे हैं मेरे बच्चों? तो इसका मतलब है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। चाहो तो एक लाइन लिख के उसको बता सकते हो, सही है। दूसरी चीज, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज रूल्स, क्या ये अप्लाई होगा? सर जब एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो रूल भी अप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा, तीसरी चीज कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन एक्ट 2018, सर क्या ये अप्लाई हो सकता है? सर रिहेबिलिटेशन एक्ट बिल्कुल अप्लाई हो सकता है जब क्वालिफाइंग क्रेडिटर या डेटर जो है एक रिहेबिलिटेशन प्लान कोर्ट के पास लेके जाता है और फिर कोर्ट जो है वो एक इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करता है, फिर वो इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट डेटर्स और क्रेडिटर्स के साथ मिलकर उस प्लान को फाइनल करता है, फिर कोर्ट के पास जाता है और फिर कोर्ट अपना एक ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर सबके ऊपर होता है। क्या ये एप्लीकेबल है मेरे बच्चों? लेकिन मसला इतना सही है मेरे बच्चों के जो सवाल है हमारे पास उसमें वो कह रहा है एंड अवॉइड कोर्ट इन्वॉल्वमेंट एंड पोटेंशियल लिटिगेशन। सवाल में वो आपसे कह रहा है, चेयरमैन साहब कह रहे हैं और सवाल की रिक्वायरमेंट भी है, मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन अंडर द कॉर्पोरेट लॉज नहीं कह रहा, मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन इन लाइट of the chairman's direction or under the applicable corporate law advise the board on the following the most appropriate course of action with justification in the light of the chairman's direction। तो आप कहेंगे कि भाई ये जो हमने कानून पढ़ा कौन सा वाला पढ़ा? कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन एक्ट 2018, ये बिल्कुल रेलिवेंट है, ये भी एक कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। बट जो कि चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जी कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारा एक एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है मेरे बच्चों के। यहां तक बात समझ आ रही है? ये पेपर में आपने लाइन लिखनी थी, आपने कहना था कि जी दिस इज ऑल्सो द कोर्स ऑफ एक्शन अंडर द एप्लीकेबल कोर्ट ऑफ लॉ, बट as the director या as the chairman directed that we have to avoid the court involvement। so corporate rehabilitation में कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट, कोर्ट की सुपरविजन बहुत ज्यादा होती है, therefore ये शायद बोर्ड की एडवाइस मतलब चेयरमैन की डायरेक्शन के हिसाब से ये एक रेलिवेंट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, बट अंडर द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉ ये एक रेलिवेंट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। क्या यहां तक बात समझ आती है? एडवाइस करना है ना, कंक्लूड तो नहीं करना ना मेरे बच्चों। फिर हम आए एक और चीज के ऊपर, कंपनीज एक्ट के ऊपर। जब हम कंपनीज एक्ट के ऊपर आए तो हमने कहा कंपनीज एक्ट में तो बेतहाशा सेक्शन है। एक सेक्शन 292 याद आ रहा होगा, अगेन रिहेबिलिटेशन का वर्ड हो रहा है, ऑफ अ सिक पब्लिक सेक्टर कंपनी। क्या सवाल में लिखा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है या नहीं? अगर सवाल में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो एटलीस्ट आप रेफर तो करें उसको कि भाई एज पर सेक्शन 292 ये भी एक कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल हो सकता है। लेकिन चूंकि सवाल में क्लियर नहीं है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है या नहीं, तो देयरफॉर इसके ऊपर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। सही है, मतलब ये भी एक पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है अगर ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो ऑब्वियसली ये वाला सेक्शन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर वो आपसे बड़ा क्लियरली सवाल में कह रहा है कि जी डायलॉग इनिशिएट करें क्रेडिटर के साथ। जब मुझे क्रेडिटर्स के साथ डायलॉग इनिशिएट करने होंगे तो मैं कैसे करूं बच्चों? मीटिंग बुलाऊंगा तो वो मेरी मीटिंग को अहमियत देंगे? यहाँ पे कमीशन के कहने पे मीटिंग कॉल की जाती है, सही है। यहाँ पे आप कमीशन के पास जाते हो या कोर्ट के पास जाते हो और उसको कहते हो कि सर मुझे एटलीस्ट मीटिंग कॉल करने की इजाजत दे दें। आपका ऑर्डर होगा तो क्रेडिटर्स आएंगे भी, और अगर जब क्रेडिटर्स आ जाएंगे सेक्शन 279 के तहत और अगर उसके अंदर मेजोरिटी एग्री कर जाएंगे 3/4 ऑफ वैल्यू में, तो वो सारे क्रेडिटर के ऊपर लॉ के बेसिस में पास हो जाएगा। एटलीस्ट आप सेक्शन 279 के तहत मुझे मीटिंग कॉल करने का एक इख्तियार दे दें कि आप एक मीटिंग कॉल करने की इजाजत दे दें, ताकि वो आपका ऑर्डर होगा तो लोग यहाँ पे आ भी जाएंगे, मीटिंग अटेंड भी कर लेंगे और वो सारे के सारे क्रेडिटर्स के ऊपर बाइंड भी हो जाएगा। तो फिर हमारे पास यहाँ पे सेक्शन 279 आया कि भाई कॉम्प्रोमाइज विद क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स। मैं सारे सेक्शन रीड नहीं कर रहा आपके साथ, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ अप्रोच डिस्कस कर रहा हूं कि अगर हम इस अप्रोच के साथ चलें और इस तरीके से करें तो आप कहेंगे सेक्शन 279 के तहत मैं कर सकता हूं। अच्छा, एक चीज इसमें ही द एसेंशियल कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द रिकमेंडेड एक्शन अंडर पार्ट ए अबव इंक्लूडिंग ब्रीफ प्रोसीजरल स्टेप्स एंड नेसेसरी अप्रूवल्स। बच्चों अब यहाँ पे आप देखें तो वो कह रहा है कंडीशंस बताएं, कंडीशंस क्या होंगी। जब वो कंडीशंस आपसे कह रहा है तो इसका मतलब है सेक्शन 279 पे आप जंप करेंगे। जब सेक्शन 279 के पास आप आएंगे जो कि आपका कॉम्प्रोमाइज विद क्रेडिटर का है, तो जितने भी लॉ के अंदर हमारे पास, जितने भी लॉ में हमारे पास कंडीशंस वगैरह लिखी हुई हैं, वो सारी कंडीशंस को हम लिख सकते हैं। एक चीज का बस मेरे बच्चों ख्याल रखिएगा, पेपर में अगर आपसे पूछे प्रोसीजरल स्टेप या अप्रूवल, पेपर से पहले जब आप लॉ पढ़ें तो लॉ पढ़ के आपको ग्रिप होनी चाहिए ये की स्टेप्स हैं,
अगर ये लार्ज स्केल कंपनी भी है तो आप कोड का वर्ड लिख दें, उसकी वजह से आपका आंसर गलत नहीं होगा। कोर्ट, अगर कोर्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है तो कोर्ट सिर्फ एक ऑर्डर पास करेगा कि जी मीटिंग कॉल की जा सकती है, बस दैट्स इट। तो बच्चों प्रोसीजर स्टेप्स क्या होंगे? वो प्रोसीजर बोर्ड की अप्रूवल होगी, सबसे पहले बोर्ड अप्रूव करेगा, फिर कमीशन या कोर्ट के पास आप जाएंगे कि मीटिंग बुलाने दें, फिर क्रेडिटर्स को आप नोटिस देंगे, सही है, नोटिस 21 दिन पहले आपको देना पड़ेगा, फिर क्रेडिटर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अप्रूवल जो लेनी पड़ेगी वो मेजॉरिटी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और मेजॉरिटी अप्रूवल प्लस 3/4 ऑफ द वैल्यू, ये आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो कमीशन और रजिस्ट्रार के पास आपको सबमिट कराने पड़ेंगे, कमीशन से सेक्शन ऑर्डर लेना पड़ेगा, वो रजिस्ट्रार के पास जमा होगा। ये सारी चीजें आपको, और ये सिर्फ सेक्शन 279 में नहीं लिखा है, अगर आप लेक्चर देखें तो 279, 280, 281 डिफरेंट सेक्शंस में ये चीजें कम्युनिकेट की गई हैं बच्चों। तो ये अगर आपको एक स्मार्ट हैंड आउट याद हो तो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट विद द क्रेडिटर्स, कमीशन जो है या कोर्ट जो है वो मीटिंग कॉल कर सकता है, वोटिंग अप्रूवल, ये अप्रूवल के राइट हो गए। कुछ कंडीशंस हैं वो खुद आपसे कह रहे हैं मुझे बताएं क्या कंडीशंस होंगी, लिखी हुई हेडिंग कंडीशंस की, एफिडेविट जमा कराना होगा, फाइनेंशियल पोजीशन जमा करानी होगी, ऑडिटर्स की रिपोर्ट होगी, पेंडेंसी ओपनिंग, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आप मजीद देखें तो सेक्शन 281 भी अप्लाई होगा, 281 के तहत जो नोटिस आप देंगे, नोटिस के साथ आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह जमा करानी होगी। क्या यहां तक मेरी बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? ये बिल्कुल भी एक मुश्किल सवाल नहीं था, सिर्फ ग्रिड पिक करनी है, ग्रिड के बाद उसके अंदर कौन कौन से कानून है उसको देखना है, कौन से कानून। तो इसका मतलब ये है क्या ये सारे काम पेपर में करने हैं? अगर ये सारे काम पेपर में हम करेंगे तो सर पास कैसे करेंगे? ऐसा ही है ना भाई, अगर ये सारे काम हम पेपर में करेंगे तो फिर पास कैसे करेंगे? बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने जब आप जो मैं आपसे कह रहा हूँ डिसिप्लिन, आप जब भी अगर ग्रिड बी पढ़ रहे हैं ना, आपकी बड़ी जबरदस्त उसके अंदर एक तरीके से ग्रिप होनी चाहिए कि यार ये लॉ इसके ऊपर बात करता है, ये लॉ इसके ऊपर बात करता है, ये दो चीजें आपस में लिंक्ड है, ये लॉ तब अप्लाई होगा, अगर अप्लाई होगा तो इसके अंदर ये प्रोसीजरल मैटर्स हैं, ये कंप्लायंस मैटर्स हैं, ये इलस्ट्रेशन के मैटर्स हैं, और ये हमारे पास जो है वो कंडीशंस के मैटर्स हैं, ये हमारे पास अप्रूवल के मैटर्स हैं। बड़ी ग्रिप होनी चाहिए मैक्रो लेवल पे आपके। देखिए मैक्रो लेवल पे जब आप लेक्चर्स वगैरह सारी चीज देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपकी बड़ी ग्रिप होनी चाहिए इस चीज के ऊपर कि यार कौन से लॉ के अंदर क्या बात लिखी हुई है। कि अगर आपको कोई एक जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोले ना यार कि मुझे कॉर्पोरेट रिहैबिलिटेशन एक्ट के बारे में कुछ बताओ, आपके पास इतने वो हो कि आप 5 मिनट में उसको एक्सप्लेन कर सकें कि सर ये कॉर्पोरेट रिहैबिलिटेशन एक्ट है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, और इसके अंदर सारी इलस्ट्रेशंस भी हैं बच्चों। मतलब मैं आपको एक चीज बता दूं कि टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, उन सब की एक्सप्लेनेशन भी आपने करनी थी। समझ आ रही है आपको? अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखें तो सवाल में आपके पास लिखा हुआ है 3 आउट ऑफ टोटल 9 TFC होल्डर्स, तो 9 TFC होल्डर्स हैं, एंड 6 आउट ऑफ टोटल 12 अनसिक्योर्ड सप्लायर्स। तो 9 + 12 आपके पास कितना बन जाता है भाई? 21 बन जाता है, सही है। तो 21 में से मेजॉरिटी कितना होता है? 11 लोगों ने इस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को पास करना पड़ेगा, जिनकी टोटल क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3/4 ऑफ द वैल्यू होनी चाहिए, 3/4 ऑफ द वैल्यू होनी चाहिए, सही है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल TFCs कितने हैं? हमारे पास 155 है। हमारे पास सप्लायर्स कितने हैं? हमारे पास सप्लायर्स 160 है। इनको मैं प्लस करूंगा, इनकी 3/4 की वैल्यू लूंगा, प्लस वो कह रहा है कि जी सप्लायर बता 25 मिलियन क्लेम डिमांड द इमीडिएट सप्लाई। They also claim support from 3 out of total 9 TFC with a combined claim of 21 million and 6 out of total unsecured suppliers claim is rupees 13 million। इन सारों को आप प्लस करेंगे, टोटल क्रेडिटर्स माइनस करेंगे, आप देखेंगे 3/4 बन रहा है नहीं बन रहा। फिर आपने उसको सजेशन भी देनी पड़ेगी कि अगर मैं किसी तरीके से इस बंदे को एग्री कर लूँ तो फिर जाके ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पास हो सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही? फिर वो कैलकुलेशन का पार्ट है। देखिए यार बच्चों, मैं एक बहुत सिंपल बात करता हूँ, मैं एक बहुत बड़ी सिंपल बात करता हूँ। ये मेरा हैंड आउट है, ये आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ देख रहे हैं। अगर मैं एक लॉ पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ कि इस लॉ के अंदर क्या क्या है, मैं इस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए कि यार इसके अंदर ये लॉज हैं, सही है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर हमारे पास ये ग्रिड है। सारे ग्रिड को एक जगह मैंने लिखा, सारे इसके फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए। अगर कहीं पे इलस्ट्रेशंस आ रही हैं, तो इलस्ट्रेशंस के ऊपर ज़्यादा मेहनत करी कि अब एग्जामिनर पूछ सकता है इलस्ट्रेशन में, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पे करी, जो चीज़ आपस में लिंक्ड हो रही है, क्या हो रहा है। जब तक आप उसको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, मैं आपके अपने लिए भी बताता हूँ कि मैं भी जब ये सेक्शन पढ़ता हूँ और मुझे भी कोई मसले होते हैं कि भाई सेक्शन 279 के इसके ऊपर अप्लाई होगा कि किसी और के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, अगर सवाल में ऐसा होगा तो क्या ये अप्लाई होगा नहीं होगा, तो अगर मैं ये सारी चीज़ें करके आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपने भी ये मेहनत करनी है कि यार आपने इन चीज़ों को सीरियसली और डिसिप्लिन के साथ देखना है कि यार सर बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। अगर सर एक फॉर एग्जांपल ये इलस्ट्रेशन का हैंडआउट दे रहा है या फिर MI आर्बिट्रेशन का फ्लो, तो उसमें सर का पर्पस क्या है? सही लेक्चर में तो कवर्ड हो रही है, लेकिन आपने भी थोड़ा ये सोचना है कि अच्छा यार 279 यहाँ अप्लाई होगा, 280 यहाँ अप्लाई होगा, 281 यहाँ पे अप्लाई होगा, ये तीनों सेक्शन आपस में लिंक है। अगर 279 अप्लाई होगा तो 280 भी अप्लाई होगा, 281 भी अप्लाई होगा। 281 प्रोसीजरल मैटर्स के लिए है, 279 कंडीशनल मैटर्स के लिए है। इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन आ रही है और इस इलस्ट्रेशन को हमारे ऊपर ये इसकी एक
एक इंटरप्रिटेशन है बच्चों को। यहाँ तक बात समझ आती है। दूसरा सवाल हमारे पास आया कंपैरेटिवली बड़ा आसान सवाल। इसमें तो कोई मसला नहीं हुआ था। अंडर द कंपनीज एक्ट, listed company code of corporate governance regulation, CGL, a listed company engaged in the supply of specialized industrial grade gas cylinder. The most recent board meeting of CGL was held on 31 May 2025, during which the annual financial statement for the year ended 31 March 2025 were approved by the board. Shahzeb Sarwar, an independent director who had joined the board in May 2025 to fill a casual vacancy, attended his first board meeting on 31 May 2025. He was unable to fully comprehend the financial and non-financial information presented during the meeting due to limited time for review. However, upon subsequent review, he sent an email to the board member of CGL on 4 June 2025 and raised the following concern. The CFO absence from the board meeting due to the other engagement was deeply concerning, especially Shahzeb's query regarding the financial statement was not adequately addressed in the CFO absence. सवाल की रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली है बच्चों। ये इतना ज़बरदस्त सवाल है, लेकिन देखें ये 8 नंबर के सवाल में बच्चा क्यों गलती करता है, ये 8 नंबर के सवाल को ढूंढने में क्यों गलती करता है? बिकॉज बैक एंड पे जब आपके पढ़ने की अप्रोच थोड़ी सी गलत होगी ना, ये तो प्योर कंप्लाइंस का है ना, इसमें कोई इलस्ट्रेशन है, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, एक सिनेरियो के अलावा कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो अगर इस चीज़ को आप देखें बच्चों, ये हैंडआउट याद है कंपैरिजन वाला, सही है। इसमें अगर आप देखें तो लॉ के कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर रूल का सिर्फ कंपैरिजन नहीं हो रहा, बल्कि लॉ के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, कोई भी उसका रेगुलेशन है, कोई भी सब रेगुलेशन है, कोई भी रूल है, कोई भी सब रूल है, उसकी अप्रोप्रिएट हेडिंग्स आ रही हैं। इस हेडिंग का फ़ायदा क्या था? हाँ जी, इन हेडिंग्स का फायदा ही क्या था? ताकि एट अ ग्लांस आपको समझ में आ जाए कोड में इन चीजों को कवर किया गया है क्या। यहां तक बात समझ आती है? कोड में इन चीजों को कवर किया गया है, और उससे जब सवाल आता है तो आपको फौरन से वो हेडिंग पिक होगी, क्योंकि लॉ तो अगर आप देखें सीओसी पब्लिक सेक्टर तो 40-40, 50-50 पेज के हैं, और वो बिल्कुल एक प्लेन रीडिंग ऐसे की तरह लिखे हुए, अप्रोप्रिएट हेडिंग तो नहीं आ रही, ये हेडिंग आ भी रही तो उसके हर क्लॉज के अंदर तो हेडिंग नहीं आ रही। तो ये बड़ी, तो अगर इस माइंडसेट से चीजों को नहीं पढ़ेंगे, इस माइंडसेट से अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे, खुद से थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो टीचर पढ़ा रहा है उसके माइंडसेट को समझने की कोशिश नहीं करेंगे बच्चों, तो आपके लिए पास करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सही है। वो कह रहा है कि जी सीएफओ साहब मीटिंग में मौजूद नहीं थे, अटेंडेंस एट द मीटिंग ऑफ सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी। इस लेवल पे अगर हैंडआउट बना हुआ है, इस लेवल पे आपके लिए एफर्ट्स की भी, ताकि आपका टाइम सेव हो। क्यों? ताकि आप उन चीज़ों को डिसिप्लिन के साथ और इस अप्रोच के साथ पढ़ने की कोशिश कर सकें। द सीएफओ एंड द कंपनी सेक्रेटरी और देयर एब्सेंस द नॉमिनी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड शैल अटेंड ऑल मीटिंग ऑफ द बोर्ड। स्ट्रेट आपने लॉ लिखना था और उसके बाद थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन करने के बताना था बच्चों को। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? तो अगर आप कहें कि यार सीओसीजी और पब्लिक सेक्टर रूल मैं बियर एक्ट से पढ़ूं, बिल्कुल बियर एक्ट से पढ़ना है, लेकिन अगर इन हैंडआउट को आप सीरियसली नहीं लेंगे, इसके अंदर बहुत मेहनत आपके लिए की हुई है और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान की हुई है, तो देखिए इसके अंदर कोई इंटरप्रिटेशन तो नहीं है, ना कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, एक कंप्लायंस का मैटर है कि भाई सीएफओ अटेंड करेगा कि नहीं करेगा, बोर्ड की मीटिंग अटेंड करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन आपके लिए अच्छी कर दी गई है, आपको प्रॉपर हेडिंग बता दी गई है, सब हेडिंग बता दी गई है, एक्सप्रेशन इससे आपका फायदा होगा कि आप जब इस पूरे हैंडआउट को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे हाँ यार इसके अंदर मेजोरिटी ये चीज़ें कवर है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अगेन तो ये मेरे पास स्ट्रेट जो चीज़ आई वो सीओसीजी से आई। द कंपनी सेक्रेटरी रिस्पॉन्स टू क्वेरी अबाउट सीजीएल्स अप्रोच टू एनवायरमेंटल एंड रिलेटेड इशू। क्या जिम्मेदारी है? स्ट्रेट सीओसीजी सवाल आया। द एक्सटर्नल ऑडिटर डिड नॉट अटेंड द बोर्ड मीटिंग, preventing the board members from discussing the auditors' views on the annual financial statement. During the meeting, Shahzeb also learned that the CGL did not have an internal audit function, which was surprising considering that CGL is listed on the PSX. External auditor की रिक्वायरमेंट है कि वो ऑडिट कमेटी अटेंड करता है, बोर्ड्स की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्ट्रेट अगर आप किताब में जाएंगे आपको सेक्शन मिलेगा, सेक्शन का सब सेक्शन मिलेगा, स्ट्रेट आपने कॉपी पेस्ट करना था बच्चों। ये 8 नंबर का सवाल था यार, ये 8 नंबर का सवाल था। इसमें सबसे बच्चे पता है आपकी गलती क्या होती है बच्चों, इसमें मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। CGL disclosed in its FS that the intercompany loan of rupees 200 million had been written off due to a default of an associate company. This matter was neither discussed on merit and during the board meeting, nor it was evident in the working papers. When Shahzeb inquired about the meeting, the CFO informed that the right written off has been approved by the audit committee. ये भी अगर आप देखें COCG से आया, ये सवाल भी आपका COCG से आया, लेकिन ये सवाल आपका कंपनीज एक्ट से भी आया है और एक रेगुलेशन से भी आया। बच्चों ये 4 चीज़ें COCG में मिलेंगी मुझे। आपने जब सवाल पढ़ लिया ना, आपको फौरन से पेपर में आपने COCG जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि 4 में से मुझे जो भी पहले मिल जाएगा मैं फौरन से लिखना स्टार्ट कर दूंगा। आपने पहले 48 पेज पे जाके इसको देखा, फिर सेकंड पेज पे जाके इसको वापस से देख रहे हैं,
फिर 33 पेज पे जाकर वापस से स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, फिर 52 पेज पे जा रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं। बच्चों ये अप्रोच ना करें, सवाल पढ़ लिया, आपको समझ आ गया, मेजोरिटी आंसर इसका सीओसीजी से है, सही है। 8 नंबर में से 7 नंबर सीओसीजी के हैं। तो पहले आपने कहा पार्ट 1 करूंगा, पार्ट 1 आप ढूंढते रहे, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, फिर जाके आप पार्ट 2 कर रहे हैं। अगर आपको सवाल पढ़ के मेजोरिटी आंसर कहां से, इसमें ये चारों पॉइंट कहां कवर्ड हुए, सीओसीजी में कवर्ड हुए। दूसरा कोई कानून अगर अप्लाई हो भी रहा है, जो कि हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो रहा है, अभी उस पे ना जाए आप, अभी उसमें ना जाए। जहां से मेजोरिटी आंसर आपका बन रहा है प्यारे बच्चों, पहले उसको लिख के मार्क्स तो लें यार आप, और उसको भी इस तरीके से लें। ठीक है, सीओसीजी से आया है, 8 नंबर का सवाल है, मैं जल्दी से स्क्रॉल डाउन करता हूं। और अगर आपने सीओसी का लेक्चर लिया हो तो बड़े इसको स्मार्ट वे में मैंने बताया है कि भाई पहले सबसे पहले बोर्ड की जिम्मेदारी बताई गई है, बोर्ड के बाद जो है वो चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी बताई गई है, चेयरमैन साहब के बाद डायरेक्टर की जिम्मेदारी बताई गई है, डायरेक्टर की जिम्मेदारियों के बाद फिर जाके ऑडिट कमेटी के बारे में बताया गया है, फिर ऑडिट कमेटी के बाद बकिया कमेटीज के बारे में बताया गया है, फिर सीएफओ के बारे में बताया गया है, फिर इंटर्न। तो जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि नॉर्मली यार ये बीच में होगा, ये एंड में होगा, ऑडिटर जो है सबसे एंड में आ रहा है, सही है। तो आप अब यहां पे उसने ऑडिटर सेकंड पॉइंट आपसे पूछ लिया, इसको ढूंढने के लिए आप सबसे लास्ट पेज की तरफ जा रहे हैं। तो यार आप स्क्रॉल डाउन करते रहे, फौरन से जो चीज रेलेवेंट मिले उसको लिखना स्टार्ट करें, रादर देन कि आप एक ही चीज को, एक ही सीओसीजी को कोई 100 बार ऊपर नीचे कर रहे हैं। क्या तो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा मेरे बच्चों। क्लियर है सारे यहाँ पे। तीसरा सवाल, Hexagon Technology Limited, an unlisted company, is a well-reputed software house recognized for delivering innovative and effective information technology solutions to clients across Pakistan. The chief operating officer of HTL has recently formulated a plan to acquire 60% of the shares of Triangle Software House, a Singapore-based unlisted company offering a cutting-edge technology solution to clients worldwide at a fair value of $15 million. The CEO initially discussed the acquisition plan. The CEO and CFO of HTL, who concurred that the proposal should be presented to HTL boards for approval. However, the CEO expressed concern regarding the transfer of funds to TSHI, foreign shareholder. In response, the CFO explained that such a transaction would typically require prior approval from the State Bank of Pakistan. The CEO then requested that prior to seeking board approval, an alternative approach to be explored through which specific approval of SBP would not be required. Under the Foreign Exchange Manual, and in the light of the CEO's request for exploring an alternative approach, discuss the complete process that should be followed to remit funds for the acquisition of 60% of shareholding in TSL. This question appears to be from फेरा। बिल्कुल सही, बिकॉज सवाल भी आपसे कह रहा है फेरा, सही है, सवाल भी आपसे कह रहा है फेरा, चीज़ें भी आपसे ये कह रहा है। तो सर सबसे पहले अगर सवाल इतना क्लियर है कि सवाल फेरा से आया है, फेरा में 2 चीज़ें हैं, चैप्टर 19 है, चैप्टर 20 है। चैप्टर 19 से आया सर, चैप्टर 20 से आया। जब चैप्टर 20 से आया ना आपके पास, तो बड़ी आसान चीज़ थी आपके पास कि आप इंडेक्स में जाके देखें। उससे पहले आपकी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए ब्रॉडली, कंडीशंस की बात नहीं कर रहा, कंप्लायंस की, ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए कि ये 16 रूल्स, 16 एक्ट किस चीज़ के ऊपर आपसे बात करते हैं बच्चों। सर अगर मैं सिर्फ हेडिंग ही देखूँ चुपचाप, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार शायद ये जो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड बाय रेजिडेंट आ रहा है, क्या ये रेलिवेंट हो सकता है? क्या ये मतलब एक बिल्कुल ना, मैंने फेरा रिवाइज किया, चूंकि इतना बड़ा है, मैं सिर्फ इतना सिंपल से देखता हूँ यार कि अपेरेंटली अगर मैं चैप्टर 13 को देखूँ, सर इन्वेस्टमेंट अब्रॉड बाय रेजिडेंट, सुनिएगा मेरी बात को। द रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग फर्म एंड कंपनीज अलाउड टू मेक इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट इन एंटिटीज अब्रॉड ऑन अ रिपेटेबल बेसिस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन, ये कुछ आपके पास बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है बच्चों। क्या पेपर में इसको लिखा था? 13 की कैटेगरी तो बाद में आ रही है ना, 13 की कैटेगरी तो बाद में आ रही है। पहली जो चीज है इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में जो हमारा मेन लॉ है, वो आपसे कह रहा है कि जो कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है बच्चों। तो आपने स्ट्रेट 3 से 4 मार्क्स यहाँ पे लूज कर दिए ना, जो कि स्ट्रेट आपके पास था। तो लॉ, तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्यारे बच्चों अप्रोच की। अच्छा, फिर आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सब्सिडरी ब्रांच ऑफिस अब्रॉड बाय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज फर्म्स फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, ये पहली कैटेगरी है। फिर आपने कहा दूसरी कैटेगरी आपके पास आ रही है एस्टेब्लिशिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये तो रेलिवेंट नहीं है बिकॉज आप होल्डिंग कंपनी नहीं बना रहे। इन्वेस्टमेंट अब्रॉड बाय रेजिडेंट कंपनी फर्म फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ये रेलिवेंट हो सकता है, ये कैटेगरी भी रेलिवेंट हो सकती है। अभी तो आपने देखे, अभी तो आपने रेलिवेंट लॉस को पिक करना है ना। आपने फेरा पिक कर लिया, फेरा का चैप्टर 20 पिक कर लिया, चैप्टर 20 का आपने 13 जो आपके पास रेगुलेशन है वो आपने पिक कर ली। जब आपने वो पिक कर ली तो आपने कहा उसके अंदर कौन कौन सी चीजें एप्लीकेबल हो रही है। इन्वेस्टमेंट अब्रॉड बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल, क्या ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है? ये भी अप्लाई नहीं होगा। और फिर उसके बाद जो है आपने कहा सारी पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है। तो आपने कहा यार मुझे एक ये रेलिवेंट लग रहा है, ये रेलिवेंट नहीं है, मुझे ये रेलिवेंट लग रहा है, और ये तो बिल्कुल रेलिवेंट है बिकॉज ये तो सारी कैटेगरीज पे अप्लाई होता है। फिर आपने कहा कि अगर मैं इसको देखूं तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अब्रॉड बाय रेजिडेंट कंपनीज फर्म्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ये केस लग रहा है। लेकिन
विद द प्रायर परमिशन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे लिखा हुआ है विद द प्रायर परमिशन, और सवाल में वो कह रहा है कि जी वो तरीका बताओ जिसमें स्टेट बैंक की अप्रूवल रिक्वायर्ड ना हो, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल रिक्वायर्ड ना हो। तो इसका मतलब है ये वाली चीज तो एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो अब मेरे पास कौन सी कैटेगरी बची प्यारे बच्चों? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सब्सिडरी ब्रांच ऑफिस abroad by export oriented companies firms for promoting export। तो पहले आपने बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन बताई और फिर आपने यहाँ पे, तो ये सारी चीजें याद करने की थोड़ी है, ये सारी चीजें याद करने की थोड़ी थी। इसमें जो इलस्ट्रेशन वाली चीज थी वो रेलिवेंट है। कंडीशन आपको पिन पॉइंट पता होनी चाहिए, ये कुछ बेसिक कंडीशन है, ये इसकी लॉजिक है। पेपर में याद नहीं भी आती है तभी तो ओपन बुक पॉलिसी है मेरे बच्चों। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि फेरा का चैप्टर 20 आपसे किन चीजों के ऊपर बात करता है, ब्रॉडली किन चीजों के ऊपर बात करता है, उसके अंदर मजीद कितनी चीजें आती हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मैंने फेरा के ऊपर एक चैप्टर 19 की 10 मिनट की वीडियो बनाई है, या मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी उस लेक्चर को एक बार लाजमी देखना। उससे सिर्फ फेरा का चैप्टर 19 क्लियर नहीं होगा, आपका पूरा C-FAP2 कॉर्पोरेट लॉ की अप्रोच आपको क्लियर होगी मेरे बच्चों। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इसको लाजमी देखिएगा। और मैंने 10 मिनट की रिवीजन वीडियो भी डाली है, 10 से 12 मिनट की है। यूट्यूब का पेज है मेरा, उसके अंदर मैंने उसको डाला हुआ है, तो उसको आप क्या कहते हैं देख लीजिएगा। चैप्टर 19 भी है उसमें, चैप्टर 19 के मजीद पार्ट भी आएंगे, और चैप्टर 20 भी आएगा। और चैप्टर 19 का जो मैंने 10-12 मिनट में आपको रिवीजन कराया है ना, अगर आप वो 10-12 मिनट मतलब पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर आप 10-12 मिनट का वो रिवीजन देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा यार कि अगर लॉ में मुझे इतना पता चल जाए ना, सब कुछ पढ़ने के बाद, सब कुछ एक डिसिप्लिन अप्रोच से पढ़ने के बाद, सर ने एक एक एक्ट, एक एक रेगुलेशन, इलस्ट्रेशन, इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ाया है, अगर वो सब कुछ पढ़ने के बाद अगर मैं इस लेवल पे आके मेरी ग्रिप आ जाए ना, जो सर अपने लेक्चर में बता रहे हैं, अगर मुझे ये इतनी ग्रिप आ जाए, आप पेपर पास कर लेंगे मेरे बच्चों। क्लियर हो यार यहाँ तक? बिल्कुल अवेलेबल होंगे यार। उस एक लेक्चर के लिए मेरा ठीक ठाक टाइम लगा। मेरी कोशिश है, आपसे वादा है कि मैं इंशाल्लाह मैक्सिमम टॉपिक्स के लिए करूंगा। देखिए यार बच्चों, मेरी एक बात सुन लें, जो मेरी किताब है ना उसके अंदर आपको बियर एक्ट दिखेगी, पूरी बियर एक्ट है वो, ठीक है। उसके अंदर बियर एक्ट में लिंकिंग नहीं है, तो आपको लिंकिंग दिखेगी। बियर एक्ट में एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको एक्सप्लेनेशन दिखेगी। बियर एक्ट में इंटरप्रिटेशन और इलस्ट्रेशन नहीं है, आपको वो दिखेंगी। बियर एक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स नहीं है, आपको वो दिखेंगी। प्लस जो मेरी शॉर्ट समरीज होती हैं आपको वो दिखेंगी। तो आपके सिलेबस का पार्ट ये है, समझने के लिए सारी चीजें किताब का पार्ट बनाई हुई है। और इन्हीं पूरे के साथ मैंने जो दिसंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स का लेक्चर है, पोर्टल है, उसके अंदर सारी चीजें बताई हुई है। फिर उसको मजीद समराइज करने के लिए मैंने उसको पर एक स्मार्ट लेक्चर रिकॉर्ड कराया। ये चीज समझ आती है? अगर ये क्लियर है तो इंशाल्लाह पेपर पास। चलें जी। Pyramid Holding Limited, an unlisted company with a strategic focus on investment in the textile sector, holds a significant shareholding in UTML, a listed company and a prominent player in the Pakistan textile market, particularly known for its bedsheet, towels, and accessory. UTML commands an estimated 30 market share. In line with the growth strategy, PHL intend to acquire an additional 7 million shares of UTML from Ring Instrument Corporation under a proposed share purchase agreement. As of 3 June 2025, the shareholding structure of UTML is as follows: PHL, RIC सारे आपको दिए में shareholding required under the applicable corporate laws. Discuss the prerequisites that must be met by the PHL in order to make a valid offer for the acquisition of additional UTML shares. Ignore the provision of Companies Act, investment in associate. इस सवाल के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एक कंपनी है PHL, जो कि एक इन्वेस्टमेंट करती है विद द फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट इन द टेक्सटाइल सेक्टर, और उसने एक यूटीएमएल में इन्वेस्टमेंट की हुई है, सही है। और पीएचएल ने यूटीएमएल में कितनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है? उसके 38.5% शेयर्स हैं। और वो मजीद कितने शेयर्स एक्वायर करने जा रहा है? 7 मिलियन शेयर्स एक्वायर करने जा रहा है फ्रॉम आरआईसी, सही है। वो मजीद 7 मिलियन शेयर्स एक्वायर करने जा रहा है किससे? आरआईसी से। वो मजीद 7 मिलियन शेयर्स एक्वायर करेगा, तो ये जो होल्डिंग है 38.5% की, ये मजीद हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी बच्चों, ऐसा ही है। तो अच्छा, 7 मिलियन शेयर्स एक्वायर करने जा 38.5 प्लस 17.5 कितना हो गया भाई? 57 हो गया, 56 हो गया। क्या पीएचएल की इसके अलावा भी अदर टेक्सटाइल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट है? With a strategic focus on investment in the textile sector, holds a significant shareholding in Universal Textile Mills Limited, a listed company. बच्चों मेरी 38.5% होल्डिंग है, मैं 56% पे जा रहा हूं। क्या टेक ओवर अप्लाई हो गया? मैं 38.5% पे खड़ा हुआ हूं, मुझे 56% पे जाना है। क्या टेक ओवर अप्लाई हो गया? क्या मैं शेयर्स एक्वायर कर सकता हूं, या मुझे बोर्ड अप्रूवल पास करनी पड़ेगी, फिर मुझे वो पब्लिक ऑफ इंटेंशन, फिर पब्लिक से खरीदना पड़ेगा, फिर एक बंदे को भी अपॉइंट, कंसल्टेंट को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर इस टाइम पे मुझे ऑफर करनी पड़ेगी, ऑफर की प्राइस ये होनी चाहिए। याद आ रही है सारी चीजें? स्ट्रेट लॉ से छापना था। लेकिन आपने सवाल में कंपटीशन एक्ट लिखा, वो आपसे कह रहा है UTML commands an estimated 30% market share in its segment, 30% market share in its segment, 30% ऑलरेडी है।
तुम जो हो पीएचएल, उसने मजीद टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तुम इसको कंट्रोल करने जाओगे। जब तुम इसको कंट्रोल कर लोगे तो ये तुम्हारी एक्विजिशन कहलाएगी। जब एक्विजिशन कहलाएगी तो क्या कंपटीशन कमीशन की अप्रूवल से बगैर तुम ये एक्वायर कर सकते हो? तो पहले तो कंपटीशन तो तुम तो ऑफर भी नहीं दे सकते, तुम तो अनाउंसमेंट भी नहीं, तुम्हें तो पहले कंपटीशन कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वो पहला स्टेप है। वही तुम्हें अप्रूवल ना दी, तुम पब्लिक ऑफर लेके बैठे हुए हो, पॉसिबल है ऐसी चीज? तो आप देखिए तो आपकी 38.5% है 70। मसला क्या है? मसला ये कि टेक ओवर का स्कोप क्या है, बच्चे को ये नहीं पता होता कि यार ये 2-3 ब्रॉडर कैटेगरीज है, ये जब होगा ना, सवाल में लिखा हुआ होगा तो टेक ओवर अप्लाई हो जाएगा। टेक ओवर कौन सी किताब में आ रहा है? देखिए सारे केसेस तक आपके लिए लिखे हुए थे यार बच्चों, सारे केसेस तक आपके लिखे हुए थे। और फिर सबसे मजे की बात यह है कि ये सारी चीजें प्रोसीजरल मैटर्स क्या होंगे इसमें, लॉज रेगुलेशन सारी मिला के यहाँ तक चीजें आप लोगों ने लिखी हुई थी यार बच्चों। तो ये देखें, लॉ क्यों पिक नहीं हुआ? जब पता है यार आपको कि आप खुद भले अनलिस्टेड कंपनी, लेकिन अगर आप एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने जा रहे हैं और 50% से ज्यादा आप उसको कंट्रोल करने जा रहे हैं और आपकी एग्जिस्टिंग 38.5% ऑलरेडी है, तो आपके पास टेक ओवर की रेगुलेशन अप्लाई हो जाएगी मेरे भाई। क्लियर हो बच्चों? यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है गलती कहाँ पे हो रही है यार? कुछ समझ आ रहा है, रीजन समझ आ रहा है बच्चों? टेक ओवर के अंदर इतनी चीजें हैं, आपने बड़ा तमीज से डिसिप्लिन के साथ लेक्चर लेना है। जो चीजें मैंने आपको बताई है, जो अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े जबरदस्त उसको समझने की कोशिश करनी है। जब आप खुद से बेयर एक्ट पढ़े या खुद से लॉ पढ़े तो आपने बड़े एक अच्छे माइंडसेट से उसको पढ़ना है, लेकिन आपको ये तो पता हो कि यार टेक ओवर अप्लाई कब होगा। तो खुद से थोड़ी सी कोशिश करें यार, टेक ओवर जो है इन सिनेरियोज में अप्लाई होगा। ये की पॉइंट है, मतलब सवाल में मुझे बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि अगर टेक ओवर का सवाल आएगा तो ये चीज इसके अंदर है, ये कंप्लायंस मैटर है, ये जो है इलस्ट्रेशन के मैटर्स है, ये कैलकुलेशन के मैटर्स है, ये अप्रूवल के मैटर्स है, ये कंडीशन के मैटर्स है। ठीक है यार, अगर मुझे टेक ओवर पिक हो गया ना तो मुझे पता है किताब में कौन सी चीज कहां पे लिखी हुई है। और ये वो चीजें जहां पे इंटरप्रिटेशन का मसला है, जहां पे इलस्ट्रेशन का मसला है, जहां पे कैलकुलेशन का मसला है, इसकी मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर ली, सबकी किताब भी रेफर कर ली, लेक्चर भी अच्छे से देख लिया, सब कुछ देख लिया। बस पेपर में बस मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मुझे टेक ओवर पिक करना है बच्चों। सिमिलरली कॉम्पिटिशन एक्ट है यार, तो कॉम्पिटिशन एक्ट अप्लाई कब होगा? कौन कौन से सिनेरियोज इसके अंदर जिसमें कॉम्पिटिशन एक्ट अप्लाई हो सकता है? क्या यहां तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को यार? अगला सवाल हमारे पास, उसने कहां से पूछ लिया? उसने एजीएम से पूछ लिया यार। एसएफएम अ लिस्टेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 27 दिसंबर 2024 बिकम एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस ऑन 31 मार्च 2025 एंड स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑन द सेम डेट. At the third meeting of the SFM Board of Directors held on 3 June 2025, the board asked the CEO regarding the statutory requirement for the company's first AGM. The CEO informed board that since the financial year of the company ends on 30 June, another board meeting would seem to be convened. यार ये सवाल आसान था, इसमें तो मसला नहीं था कुछ। सिंपल से आपने बताना था कि 18 महीने के अंदर आपने एजीएम करनी है, सही है। अगर पूरा साल आप लेके चलते हैं तो 30 जून 2025 की जो एजीएम होगी वो इस डेट तक होनी चाहिए। ये कंपैरेटिवली आसान था हमारे पास, सही है। और अगेन मैं आपसे कहूंगा इसके ऊपर भी कोर्स कवरेज। क्वेश्चन नंबर 7, मैं क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ी देर में आता हूं, बिकॉज ये भी अपेरेंटली कहां से था? फेरा से था। और चूंकि फेरा में हमने अप्रोच डिस्कस कर ली है तो ये भी अपेरेंटली हमारे पास फेरा था। ये भी कंपैरेटिवली, इसमें एक दो ट्रिकी पार्ट था कि इसका आंसर डिफरेंट जगह से था, एक जगह पे समराइज नहीं थे जो कि हमारे प्रीवियस पार्ट में था, इसका आंसर डिफरेंट जगह पे था। लेकिन अगर मैं आपके साथ एक सवाल डिस्कस कर लूं और एक चीज आपको समझा दूं, ये बड़ा जबरदस्त सवाल था, ये 19 नंबर का सवाल था हमारे पास। ये सवाल कैसा लगा था आपको? स्टार केमिकल लिमिटेड, a listed company has approached Prism Bank Limited, a listed bank, to obtain a short-term loan. ये समझने की कोशिश करें सवाल आपसे क्या कह रहा है। सवाल आपसे इस तरीके से कुछ कह रहा है कि जी आपके पास जो ये SCL है ना, ये लिस्टेड कंपनी है, इसने अप्रोच किया है किसको? प्रिजम बैंक लिमिटेड को अप्रोच किया है तो ऑब्टेन अ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ रुपीज कितने का? 400 मिलियन का। SCL is committed to fully repay the faculty by the end of June 26. We will is currently awaiting a loan application and there is no prior banking relationship between the two entities. There is no prior. तो भाई मेरी बात सुने, PBL बैंक है, क्या बैंक AML एक्ट के अंदर आता है? और ये उसका एक कस्टमर है और कस्टमर को नहीं जानता है वो पहले से, कस्टमर को कभी नहीं जानता ही है, कस्टमर को जानने की कोशिश करेगा ही है, कहां से करेगा? एक्ट और रेगुलेशन में क्या फर्क है? एक्ट जो है वो आपका, उसमें उसने ब्रॉडर कैटेगरी सबको कवर किया हुआ है और जो रेगुलेशन है वो स्पेसिफिकली एससीसीपी की कंपनीज के लिए कवर किया गया है। पहला सिनेरियो तो ये हो गया। इमरान अली हु वाज रिसेंटली कलेक्टेड एज अ डायरेक्टर ऑफ एचसीएल, ये इमरान अली है, होल्ड्स 1.6 मिलियन शेयर्स इन एचसीएल, इसके पास 1.6 मिलियन शेयर्स है रिप्रेजेंटिंग 2% शेयर होल्डिंग, ये 2% शेयर होल्डिंग है। हर स्पाउस तारिक अली इसका खावंद was recently reappointed as the CEO of the PBL, ये CEO है। Under the applicable corporate laws, advise the PBL management on the requirement that must be complied with before extending the loan, before extending the loan। तो पहली कंडीशन तो भाई कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करें आप AML एक्ट के तहत। पहली कंडीशन तो ये है कि AML एक्ट के तहत आपने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करनी है। बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? दूसरी चीज ये जो है
ये जो है हमारे पास, अगर हम बैंकिंग ऑर्डिनेंस देखें और रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस देखें, सवाल में आपसे कह रहा है अंडर द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉ एडवाइस पीबीएल। पीबीएल कौन है? पीबीएल बैंक है। बैंक के ऊपर क्या अप्लाई होता है? बैंक के ऊपर बैंकिंग ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है। जब बैंक के ऊपर बैंकिंग ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है तो क्या वो अनसिक्योर्ड लोन और एडवांस दे सकता है ऑन द गारंटी ऑफ एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर या एनी ऑफ द फैमिली मेंबर ऑफ एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर? ये कौन है दोनों आपस में? तो क्या पीबीएल एचसीएल को अनसिक्योर्ड लोन दे सकता है इमरान अली और तारिक अली की वजह से? तो दूसरी चीज आपने ये लिखनी थी मेरे बच्चों, 3 से 4 मार्क्स डेफिनेटली, बिकॉज आपने पूरा एक्सप्लेन करना था उसको, उसका बेनिफिशियल ओनर कौन है, कस्टमर कौन है, उसकी ड्यू डिलिजेंस आपने करनी है, ये इन्फॉर्मेशन आपने ऑब्टेन करनी है। वो कह रहे हैं ना कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, सिर्फ एल में सीडीडी की तो एक हेडिंग मैंने आपको बोली है ना, नीचे जो 4-5 पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे प्रोड्यूस करने थे आपको और स्ट्रेट पॉइंट्स थे। आप लोगों के लिए मैंने ईमेल की चेकलिस्ट भी बनाई थी। What is reporting entity means any financial institution, NDNFB and any person notified by the federal government। सारी चीजें यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ रही थी यार, सीडीडी के प्रोसीजर आपको लिखने थे। अच्छा, सेकंड चीज बच्चों मुझे ये बताओ, अब वो कह रहा है एज्यूम करो आज 1 दिसंबर 2025 है, 1 दिसंबर 2025 है। On 1 December 2025, Tariq Ali acquired 2 million shares, increasing his total shareholding in PBL from 4.78% to 4.9। तो तारिक अली ने कहां पे शेयरहोल्डिंग इंक्रीज कर दी? पीबीएल में 4.78 से कहां पे चला गया भाई? ये 4.95% पे चला गया। He also diversified his investment portfolio by acquiring 50 million shares in SCL। और तारिक अली ने 15 मिलियन शेयर्स यहां भी एक्वायर कर लिया, SCL में भी एक्वायर कर लिया, और SCL में इसकी बेगम जो है वो डायरेक्टर है। Looking ahead, Tariq Ali intends to further increase his shareholding in both PBL and SCL by purchasing an additional 3 million shares in each company by 31। और ये 3 मिलियन शेयर्स मजीद यहाँ पे एक्वायर करेगा, सही, और 3 मिलियन शेयर्स मजीद यहाँ पे भी एक्वायर करेगा। अब अगर आप देखें सवाल में उसने आपको घुमाया क्या है, ये SCL है, ये कौन है? लिस्टेड, ऐसा ही है ना, ये लिस्टेड कंपनी है ना? हाँ लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या सिक्योरिटीज एक्ट अप्लाई होता है? क्या सिक्योरिटीज एक्ट में रिक्वायरमेंट है कि अगर डायरेक्टर कोई शेयर्स परचेस करेगा, जो इमरान अली ने करे, अगर डायरेक्टर्स कोई शेयर्स परचेस करेगा तो क्या उसको कंपनी सेक्रेटरी को बताने की जरूरत है और फिर कंपनी सेक्रेटरी पीएसएक्स और कमीशन को बताएगा? ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टर है अगर उसका कोई स्पाउस वगैरह उसने भी कोई शेयर्स परचेस करे आपकी कंपनी में तो आपने वो भी बताना पड़ेगा, ऐसा भी लिखा हुआ है। Securities Act, where any director, CEO, substantial shareholder, or executive of a listed company or their spouses sell, buy or take any beneficial position। समझ आ रही है बात यहाँ पे? तो इसका मतलब है इमरान अली को सिर्फ अपनी एक्विजिशन के बारे में नहीं बताना पड़ेगा, बल्कि इमरान अली को किसकी एक्विजिशन के बारे में बताना पड़ेगा? तारिक अली की एक्विजिशन के बारे में बताना पड़ेगा। अच्छा, अब मसला ये है, तारिक अली साहब जो है वो मजे से शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं। तारिक अली कौन है? बैंक है। और जब बैंक है तो क्या ये बैंक जो है इसके ऊपर बैंकिंग ऑर्डिनेंस अप्लाई होगा? और ये जो बैंक है ये लिस्टेड है, तो क्या इसके ऊपर सिक्योरिटीज एक्ट भी अप्लाई होगा? तो जो काम इमरान अली ने एचसीएल के लिए करा वही काम तारिक अली पीबीएल के लिए भी करेगा। ये जो सेक्शन हमने पढ़ा ये सिर्फ कंपनी के ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा, तो बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी अप्लाई होगा ना। और मजे की बात ये, जहां ये होल्डिंग इसकी 5% हो जाएगी तो क्या ये शेयर्स एक्वायर कर सकता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अप्रूवल के बगैर? लेकिन क्या तारिक अली को सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बताना पड़ेगा? नहीं सर, तारिक अली की जहां पैटर्न ऑफ होल्डिंग चेंज हो रही होगी वो सारी की सारी चीज किसको फर्निश करेगा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी फर्निश करेगा। तो चूंकि इसके ऊपर, मेरे बच्चों समझने की कोशिश करिएगा, चूंकि इसके ऊपर ये जो हमारे पास तारिक अली है ये बैठा हुआ है पीबीएल में, ये बैठा है पीबीएल जो कि बैंक है, तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी बताना पड़ेगा। और चूंकि ये कंपनी है तो सिक्योरिटीज एक्ट के हिसाब से इसको कंपनी सेक्रेटरी, पीएसएक्स, कमीशन, रजिस्ट्रार, इन सबको भी बताना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? एक और मजे की बात यह है कि आपकी होल्डिंग, तारिक अली साहब की जो होल्डिंग है, तारिक अली ने 15 मिलियन शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं एचसीएल में। ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये होल्डिंग एचसीएल में 20% से ज्यादा है। बिकॉज अगर ये होल्डिंग 20% से ज्यादा हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि तारिक अली पीबीएल में सीईओ है या डायरेक्टर है और तारिक अली की एचसीएल में 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो अब ये इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी प्यारे बच्चे? कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएगी? जल्दी से बता दें। ये एसोसिएट कहलाएगी। और एचसीएल जो है और जो पीबीएल है वो एचसीएल को लोन दे रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा? ये जो इन्वेस्टमेंट है अब ये क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कहलाएगी। यहाँ पे सेक्शन 199 भी ट्रिगर कर जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सिक्योरिटीज एक्ट भी ट्रिगर कर रहा है, इस सवाल में बैंकिंग ऑर्डिनेंस भी ट्रिगर कर रहा है, इस सवाल में कंपनीज एक्ट सेक्शन 199 भी ट्रिगर कर रहा है आपके पास बच्चों। अब मेरी बात सुनो, कुछ ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? इस सवाल को भी देखो, 19 में से
14 मार्क्स तो कंप्लायंस के थे ना भाई, कंप्लायंस के नहीं थे कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करनी है, कंप्लायंस का नहीं था, अनसिक्योर्ड लोन नहीं दे सकते कंप्लायंस का नहीं था, कंपनी सेक्रेटरी को बताना है कंप्लायंस का नहीं था। बच्चों ये कुछ पॉइंट समझ आ रहे हैं, ये हर अटेम्प्ट में यही गलतियां होंगी और इसमें से एक दो चीजें भी पेपर से पहले आपकी वीक हो गई तो आपको पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे बच्चों। दो चीजें कर सकते हो सिर्फ। पहली चीज, अगर पेपर वाकई में पास करना है थोड़ा डिसिप्लिन से मेरे बच्चों पढ़ने की कोशिश करोगे इस बार। लेक्चर को सिर्फ, अगर एक आधे पौने घंटे का लेक्चर है तो उसको यूं ना देखो कि साथ में मोबाइल भी यूज हो रहा है, दूसरे काम भी हो रहे हैं, ऑल्टर टैब दो के फेसबुक भी दब रहा है, पता नहीं टीचर क्या पढ़ा रहा है। नहीं बच्चों, तमीज से पढ़ लो, तमीज से देखो, एक माइंडसेट समझने की कोशिश करो। फिर उसके बाद आधा पौना घंटा खुद लगाओ उस लेक्चर के ऊपर BRX वगैरह से पढ़ के, और फिर उस माइंडसेट देखो कि यार मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, ये 4-5 चीजें मिस कर रहा हूँ। कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, कुछ पॉइंट्स लिखने की कोशिश करो कि यार ये की पॉइंट्स है। जब तक खुद से नहीं लिखोगे टेक ओवर कभी भी एप्लीकेबल नहीं हो सकेगा, चाहे इट में जितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा दो। कि यहाँ तक बात समझ आ रही है? लॉ पढ़ो, बियर एक्ट सामने रखो, थोड़ा सा अंदाजा रखो बियर को सामने, अच्छा जी ये चीज यहाँ पे आ रही है। फिर थोड़ा अपने आपसे बातें करो कि ये जो लॉ है ना, इसमें ये पूरी चीज को मैं ना सिर्फ इन चीजों को कवर करता है। यार ये कंप्लायंस के मैटर है, 6-7 स्टेप्स है, अगर सवाल पूछेगा तो मैं यहाँ से लिखूंगा। ये जो पॉइंट्स है मेरे पास, ये इंटरप्रिटेशन इलस्ट्रेशन के मसले हैं, इसको सर ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ, अच्छे से एग्जाम्पल बना लेता हूँ। अगर पेपर में आएगा तो पेपर से पहले मैंने लाजमी देख के जाना है। पेपर से पहले आप कंप्लायंस की चीजें ना देख के जाए, मसला नहीं है प्यारे बच्चों। ये जो स्कोप वाला पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, पेपर से पहले मैंने लाजमी स्कोप वाली चीजें देख के जानी चाहिए ताकि पेपर में मुझे फॉर्म से पिक हो जाए कि कौन सा जगह से आया, कौन सा कैसे नहीं आया। कोई चीज पढ़ रहे हो अगर और तुम्हें लगता है यार ये चीज तो यहाँ पे भी लिखी हुई थी, फौरन जाकर उसको रेफर करो कि यार वहां पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी तरीके से लिंक हो सकता है क्या, कोई सवाल आ सकता है, फौरन से अपने पास नोट कर लो कि यार ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब तक अपने आप से बातें नहीं करोगे, लेक्चर तमीज से नहीं देखोगे, जो एक अप्रोच 70-80 घंटे में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पास्ट पेपर्स के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, स्मार्ट क्लासेस के थ्रू, उस अप्रोच को समझने की कोशिश नहीं करोगे तो कभी COCD पब्लिक सेक्टर सर ये किताब में डाल दें, सर ये मुझे हैंड आउट दे दें। यार हैंड आउट देख के पर्पस तो समझो, हैंड आउट का पर्पस क्या है, मैं क्या तुम्हें कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ उस चीज को समझने की कोशिश करो। वो लेक्चर में कम्युनिकेट करता हूँ, लेक्चर सीरियसली नहीं ले रहे तो आप लोग, सही है, 1.5-2 की स्पीड से आप लोग लेक्चर घुमा रहे होते हैं। थोड़ा डिसिप्लिन के साथ जाएं, कंसे के साथ जाएं बच्चों, क्यों मतलब दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है, सही है। हम माशाल्लाह इतनी मेहनत करते हैं, आप मुझसे ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी हम खानदान में भी जलील हैं, हम फर्म में भी जलील हैं, हम घर में भी जलील हो रहे होते हैं, हम हर जगह जलील हो रहे होते हैं। कब तक जलील होना है मेरे भाई? निकालें फौरन से पेपर यार, उसको पेपर क्लियर करें, ताकि अगर आप मेहनत करें भी तो रिवॉर्ड भी तो मिले, रिकॉग्निशन भी तो मिले, रिस्पेक्ट भी तो मिले यार। समझ आ रही है बच्चों मेरी यहाँ पे बात? तो कोशिश थोड़ी सी ये करें कि यार इसको जल्दी से किल करें यार। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों, आप इंशाल्लाह इस टाइम में लाजमी पास करेंगे, सही है। आप भी मेहनत करें, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा, और कोशिश ये करें यार कि थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा जो मैंने आपसे बातें करी हैं उस माइंडसेट से चीजों को पढ़ना है, हर एक चीज को इस माइंडसेट से पढ़ना है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।